हे शियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वांग जी ने बहाने से विंग को ट्रेनिंग ग्राउंड से भेज दिया था और वो मिंग्याओ को धमकाकर वहां से निकलने ही वाला था कि उसने विंग को अपने सामने देखा। जैसे ही वांग जी ने विंग को देखा, उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। विंग भी वांग जी की तरफ गुस्से से देख रहा था और विंग ने वांग जी को थोड़ा डांट भी दिया था। वांग जी जानता था कि इस बार गलती उसकी है, पर उसकी ये गलती नहीं है कि उसने मिंग्याओ को धमकाया। उसकी गलती ये है कि उसने अपनी बेवकूफ़ी में ये ध्यान ही नहीं दिया कि उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी वूशियान है जो उसका अल्फा है। उसे मिंग्याओ को कहीं अकेले में जाके अच्छा सा लेसन सिखाना चाहिए था, पर उसने अपनी बेवकूफ़ी में अपने ही अल्फा को गुस्सा दिला दिया था। विंग के आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इससे पहले कि वो वांग जी को और भी ज़्यादा डांट पाता, वांग जी तुरंत ही विंग के सामने अपने नीज के ऊपर बैठ गया और वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग भी वांग जी के इस एक्शन से थोड़ा शॉक हो गया, पर वो भी वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी ने तुरंत ही अपने हेड को डाउन कर लिया और अपनी लो वॉइस में कहा, प्लीज़ अल्फा, मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं बस इसे आपसे दूर रखना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे अल्फा को चुराने की कोशिश कर रहा है। गलती मेरी नहीं है, गलती तो इसकी है, पर फिर भी आप बार बार मुझे ही डांट रहे हो। वांग जी सच में एक स्वीट टॉकर था जिसकी बातों का असर विंग पर बहुत अच्छी तरीके से होता था और इस बार भी वांग जी की बातों का जादू विंग पर चल गया। उसने वांग जी को जमीन से उठाकर खड़ा किया और उसके रोब्स को साफ करते हुए कहा, बाओबे, मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हें किस लैंग्वेज में अब समझाऊं। तुम इतने ज़्यादा इनसिक्योर और जेलस क्यों हो? तुम मेरे मार्क्ड ओमेगा हो, मैं तुम्हारा मार्क्ड अल्फा हूँ। हम दोनों सोलमेट हैं, हम दोनों में एक बॉन्ड बन चुका है। फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुमसे कोई छीन लेगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतने सारे लोगों के सामने मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हें एक्सेप्ट किया है, फिर भी तुम बार बार उससे जेलस हो रहे हो और ऐसी बचकानी हरकतें कर रहे हो। तुम्हें डर किस बात का है? आखिर कैसे मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला? विंग की ये सारी बातें सुनकर वांग जी की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो आंसू इस बार बिल्कुल सही थे। वांग जी कोई भी नाटक नहीं कर रहा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और उससे अपनी स्वीट वॉइस में कहा, मैं बस अपनी पास्ट की गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा पास्ट मेरी फ्यूचर पर इम्पैक्ट करेगा और आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि मैंने अपने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं और वो गलतियाँ इतनी बड़ी है कि आसानी से आपको मुझसे दूर कर सकती है। ऊपर से मैंने आपसे जो शादी की वो भी धोखे में की। आपको भी पता नहीं था कि वेल के नीचे मैं हूँ। आप तो पहले मिंग्याओ को ही एक्सेप्ट करने वाले थे ना। आपने तब मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? क्यों खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया? उस दिन अगर मैं नहीं आता तो आप मिंग्याओ से सच में शादी करने वाले थे। तो अब आप बताओ, मैं कैसे यकीन करूं कि आप फिर से मुझे छोड़कर उसके पास नहीं जाओगे? ये सुनकर विंग ने एक डीप ब्रेथ ली। कहीं ना कहीं वांग जी की सारी बातें सच थी। विंग ने वांग जी को अपनी तरफ खींचा और उसके लिप्स पर एक हल्का सा पैक करते हुए कहा, बाओबे, उस दिन मैं जो शादी कर रहा था वो मेरी मजबूरी थी, पर कल, आज और हमेशा से यही सच रहेगा कि तुम मेरा सच्चा प्यार हो और अब मेरा मार्क्ड ओमेगा भी। तो डरना बंद करो और ये सारी बचकानी हरकतें भी बंद करो और अब चलो अपने रूम में। इतना बोलकर विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और वो सबके सामने से उसे वैसे ही लेके जाने लगा। वांग जी ने एक नज़र विंग पर डाली जो अभी आगे चल रहा था, दूसरी नज़र अपने हाथ पर जिसे विंग ने बहुत सिक्योरली होल्ड करके रखा था, और उसने अपनी तीसरी नज़र पीछे मिंग्याओ की तरफ डाली जो अभी भी गुस्से से उबल रहा था। वांग जी ने मिंग्याओ को चिढ़ाने के लिए वियर्ड फेस बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो होता है ना, टंग दिखाना, अपने मुंह को आड़ा टेढ़ा करना और
आंख मारना वगैरह, विंग इन सब चीज़ों से बेखबर आगे चल रहा था और बाकी सब वांग जी को आंखें फाड़ कर देख रहे थे। सच में इन 2-3 दिनों में उन्होंने हांग वांगजुन का ऐसा बदला हुआ रूप देखा था ना कि किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये वही नॉवल हांग वांगजुन है जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोल्ड और रूड नेचर से जाना जाता था। क्योंकि वांग जी को देखकर ऐसा लगता था कि इसने अकेले ने पूरी दुनिया की सारे एक्टिंग क्लासेस की हायर डिग्री हासिल करके रखी है और वो अपनी सारी एक्टिंग सिर्फ विंग के सामने शो करता था और विंग अपने ओमेगा के प्यार में इतना पागल था कि अपने ओमेगा की हर बात पर यकीन करता था। इनफैक्ट वांग जी विंग के सामने इतना भोला भाला बनता था जैसे इस दुनिया में पूरी दुनिया गलत है और अकेला वांग जी ही सही है। मेंग्याओ अभी भी ऐसे ही वहां खड़ा था और वांग जी उसे चिढ़ाते हुए आगे जा रहा था विंग के पीछे पीछे। वांग जी ने मेंग्याओ को तब तक चिढ़ाया जब तक वो मेंग्याओ से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं आ गया। बाद में वो भी ठीक से विंग के पीछे पीछे जाने लगा। वो दोनों भी अपने रूम में आ गए। विंग ने वांग जी को बैंडेज किया, मतलब उसे जो चोटें लगी थी उन पर, और बाद में उसने वांग जी को बेड पर लेटा दिया और अपनी लवली वॉइस में कहा, थोड़ा रेस्ट कर लो, हम बाद में बात करेंगे। इतना बोलकर उसने वांग जी को अच्छे से रैप किया और वो खुद रूम से बाहर चला गया क्योंकि उसे बाहर कुछ काम था। वांग जी भी थोड़ी देर सो गया। अब शाम हो चुकी थी, बैंक्वेट की सारी प्रिपरेशन भी हो चुकी थी। विंग भी अपने रूम में लौटा। उसके हाथ में कुछ चीजें थी। उसने उन सारी चीजों को साइड में रख दिया और वो सीधा बेड के पास गया जहां उसका ब्यूटीफुल ओमेगा अभी भी पीसफुली सोया हुआ था। उसने धीरे धीरे वांग जी को जगाना स्टार्ट किया। थोड़ी देर बाद वांग जी भी जग गया और वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ वांग जी से कहा, लिटिल ओमेगा जल्दी से उठ जाओ और रेडी हो जाओ, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। वांग जी ने नोट किया और वो तुरंत ही उठकर बैठ गया। विंग ने वांग जी के सिर को हल्का हल्का सहलाते हुए कहा, क्या अब ठीक लग रहा है? चोटों में दर्द तो नहीं हो रहा ना? वांग जी ने एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। विंग ने नोट किया और जो चीजें उसने लाई थी उन्हें वांग जी के हाथ में देते हुए कहा, ये तुम्हारा हानफू है जो तुम्हें अभी पहनना है, जल्दी से उठो और रेडी हो जाओ। वांग जी ने एक डीप ब्रीथ ली और वो तुरंत ही नीचे उतर गया और सीधा वॉशरूम में चला गया। विंग ने भी अपने लिए जो क्लोथ्स लाए थे उन्हें रूम में ही चेंज करना स्टार्ट किया। थोड़ी ही देर बाद वांग जी भी बाहर आया। उसने वही ब्यूटीफुल हानफू पहना था जिसमें वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रहा था। विंग की नज़रें तो वांग जी से हट ही नहीं रही थी। जब वांग जी ने देखा कि विंग उसी की तरफ देख रहा है, वो भी बिना अपनी पलकें झपकाए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने उसी स्माइल के साथ विंग की तरफ जाते हुए कहा, जानफू क्या हुआ? जैसे ही विंग ने वांग जी के मुंह से अपने लिए जानफू सुना, वो टोटली एक्सट्रीमली हैप्पी हो चुका था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। उसने तुरंत ही वांग जी को हग किया और कहा, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। सच में मेरा ओमेगा इस दुनिया का सबसे खूबसूरत ओमेगा है। ये सुनकर वांग जी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। विंग भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था और वांग जी भी। अब वो दोनों भी बैंक्वेट हॉल में भी पहुंच चुके थे। हर किसी की नज़र उन्हीं दोनों पर थी। उन दोनों ने भी कुछ बचे हुए रिचुअल्स जो थे वो कंप्लीट किए और बाकी सब लोग थोड़ी देर बाद उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स देने लगे। जब उनके शादी के सारे रिचुअल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे तब लैन चिंगेजुन आगे आए। उन्होंने सबसे पहले विंग और वांग जी मतलब अपने सन और सन इन लॉ को अपने गुड ब्लेसिंग्स देते हुए कुछ गिफ्ट्स दिए। विंग और वांग जी ने भी रिस्पेक्टफुली उन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट किया। अब लैन चिंगेजुन सबके सामने आए और उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहा, जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि विंग की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से अनसील हो चुकी है और विंग पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का अभी सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है।
जैसा कि सब ने डिसाइड किया था, हम आज ही विंग को पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग डिक्लेयर करते हैं और आज ही विंग की क्राउन सेरेमनी भी होगी। ये सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी। अब यहाँ से छोटा सा फ्लैशबैक है। जब विंग ने वांगजी को रूम में सुलाया था तब वो तुरंत शुयांग और शाओ शिनचैन के पास चला गया था, जहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग मौजूद थे। मतलब बहुत सारे क्लैन लीडर्स जो शुयांग और शाओ शिनचैन से ही बात कर रहे थे, वो सब विंग के रिलेटेड ही बात कर रहे थे। एक्चुअली बैटलफील्ड में जब मेंग्याओ ने वांगजी पर अटैक किया था तब विंग बीच में आया था और विंग ने अपनी सुबियान से उस अटैक को ब्लॉक किया था। वो अटैक मेंग्याओ ने अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करके वांगजी को हार्म करने के लिए ही किया था, पर विंग ने उस अटैक को बहुत आसानी से डॉज किया था। तभी शुयांग, शाओ शिनचैन, इनफैक्ट वहां खड़ा हर एक कल्टीवेटर ये समझ चुका था कि विंग की स्पिरिचुअल एनर्जी अनसील हो चुकी है। एक्चुअली विंग की स्पिरिचुअल एनर्जी उसी दिन अनसील हो चुकी थी जिस दिन वो वांगजी के साथ फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुआ था, और विंग ये बात जैसे ही होश में आया था तभी जान चुका था, पर फिर भी वो सबसे इस बात को छुपा रहा था। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बस उसे ये सब बताना नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही सबको पता चलेगा कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अनसील हो चुकी है, सब उसके पीछे पड़ जाएंगे किंग की पोस्ट को एक्सेप्ट करवाने के लिए। इसीलिए वो सबसे छुपा रहा था, पर जैसे ही उसके ओमेगा पर अटैक हुआ वो बीच में आया और उसे उस अटैक को ब्लॉक करना पड़ा, जिससे सबके सामने उसकी पोल खुल गई थी। वांगजी का खैर उसकी तरफ तब ध्यान नहीं था, क्योंकि वांगजी तो खुद मेंग्याओ के पीछे पड़ा था, इसीलिए उसने विंग पर ध्यान नहीं दिया, तो उसे समझ में नहीं आया। पर बाकी सबको ये बात क्लियरली समझ में आ चुकी थी कि विंग बस अब नाटक कर रहा है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अनसील ऑलरेडी हो चुकी है। इस बात पर विंग को बहुत डांट भी मिली थी शुयांग और शाओ शिनचैन की तरफ से। अब विंग की स्पिरिचुअल एनर्जी अनसील क्यों हुई? क्योंकि विंग और वांगजी एक दूसरे के सोलमेट हैं, तो वो दोनों भी एक दूसरे की एनर्जी भी शेयर करते हैं। उस दिन जैसे ही वांगजी ने भी विंग को अपने पूरे दिल से एक्सेप्ट किया और उन दोनों ने ड्यूअल कल्टीवेशन परफॉर्म किया, तभी विंग की गोल्डन कोर भी अनसील हो चुकी थी, वांगजी की पावर्स की वजह से और उन दोनों के मेटिंग बॉन्ड की वजह से। तो दोपहर को ही सबने डिसाइड किया था कि अब जब विंग पूरी तरीके से ठीक है, फिट एंड फाइन है, तो अब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की जिम्मेदारी वो उठा सकता है। इसीलिए तभी सबने डिसाइड कर लिया था कि इसी बैंक्वेट में विंग को भी उसकी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। इसी वजह से अब लैन चिंगेजुन विंग की क्राउन सेरेमनी करना चाहते थे। जैसे ही वांगजी ने ये सुना था वो शॉक हो चुका था। बेचारे को मेंग्याओ के चक्कर में अपने अल्फा के तरफ ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिला था, इसीलिए इतनी बड़ी बात उससे छुप चुकी थी। वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग भी वांगजी क्या ये क्वेश्चनिंग लुक समझ गया था, इसीलिए उसने वांगजी के ईयर की तरफ झुकते हुए कहा, डोंट वरी, मैं सब बताऊंगा, अब बस शांति से बैठो और सुनो। वांगजी ने जस्ट नोट कर दिया। लैन चिंगेजुन ने सबसे पहले विंग को रिस्पेक्टफुली बो किया और बाद में वो विंग की तरफ बढ़े। पहले तो कुछ एल्डर्स ने विंग को कुछ कस्में वादे खाने के लिए कहा, मतलब जैसे कल्टीवेशन वर्ल्ड की हम रक्षा करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, ऐसे कुछ। और जब वो सब हो गया तब लैन चिंगेजुन ने अपने सिर के ताज को उतारा और उसे विंग के सर पर रख दिया। विंग, लैन चिंगेजुन, वांगजी, इनफैक्ट वहां खड़े हर एक इंसान के फेस पर स्माइल थी। जैसे ही लैन चिंगेजुन ने विंग को वो क्राउन पहनाया था, उसने लैन चिंगेजुन को भी रिस्पेक्टफुली बो किया था। थोड़ी ही देर बाद वहां एक दूसरा क्राउन आया जो वांगजी के लिए था, क्योंकि अब विंग का ऑफिशियल ओमेगा होने के हक से कल्टीवेशन वर्ल्ड की क्वीन की पोस्ट वांगजी की थी। वांगजी को भी लैन चिंगेजुन ने वो क्राउन पहनाया और वांगजी ने भी अपने फादर को रिस्पेक्टफुली बो किया। अब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के न्यू किंग और क्वीन थे वी वुशियान और वी झान। इन सब चीज़ों से अब बहुत सारे लोग खुश थे, सबके चेहरे पर स्माइल थी। ऐसे ही
वो सेरेमनी कुछ देर तक चली। सबने डिनर वगैरह किया, एंजॉय किया और बाद में हर कोई अपने अपने रूम की तरफ जाने लगा। वांगजी और विंग भी अपने अपने रूम की तरफ जा रहे थे। अचानक विंग रास्ते में रुका और उसने वांगजी की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ से जाओ, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं वो करके आता हूँ। वांगजी ने नोट किया और वो वहाँ से अपने रूम की तरफ चला गया और विंग भी जो वर्क था उसे कंप्लीट करने चला गया। जैसे कि विंग ने कहा था, करीबन आधे घंटे बाद विंग अपने रूम में आ गया। उसके चेहरे पर एक बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी। वांगजी, जिसने अपने रूम में आते ही अपने उन हेवी रोब्स को उतार दिया था और सिंपल क्लोथ्स पहन लिए थे और वो बेड पर बैठकर अपने अल्फा का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र विंग पर गई, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बेड से उतरा और वो विंग की तरफ गया। उसने विंग के भी उन हेवी रोब्स को उतारने में हेल्प की और बाद में विंग फ्रेश होने चला गया और वांगजी उसका बेड पर बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ही विंग वहां से वापस आया और वो भी वांगजी के पास जाकर ही बैठ गया। उन दोनों में थोड़ी बात हुई। विंग ने वांगजी को वो सब बताया जो आफ्टरनून को हुआ था। वांगजी भी इस बात से थोड़ा नाराज था कि विंग ने उसे भी नहीं बताया कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अनसील हो चुकी है, पर विंग ने उसे बहुत प्यारी तरीके से मना ही लिया था और वो तरीका था लव मेकिंग। मिडनाइट तक लव मेकिंग करने के बाद वो दोनों भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे और एक दूसरे के आर्म्स में ही पीसफुली सो चुके थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हर कोई रेडी था। आज हर कोई अपने अपने क्लैन में वापस जाने वाला था। विंग और वांगजी दोनों भी सबको सी ऑफ करने आए थे। सबने विंग को देखा, उसे स्माइल के साथ ग्रीड किया। विंग ने भी सबको रिस्पेक्टफुली बो किया। उन सब ने अपना अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और अब वो सब निकलने वाले थे। सबसे पहले वे क्लैन का सेक्ट लीडर वेन जुलियो वहां से जा चुका था। बाद में जिन क्लैन से जिन गुआंगशान, मैडम जिन, जिन जूशवान और जिन यानली भी जा चुके थे। उसके बाद नी क्लैन के क्लैन लीडर नी मिंजू और नी वेनिंग वहां से सबको बाय बोलकर गए। अब बारी थी मो क्लैन की। मो क्लैन का सेक्ट लीडर मतलब मेंग्याओ सबसे पहले विंग के पास आया। उसने विंग को रिस्पेक्टफुली बो किया और उससे जाने की परमिशन ली। विंग ने भी एक स्माइल के साथ मेंग्याओ को परमिशन दे दी। अब मेंग्याओ वांगजी के पास आया। उसने वांगजी को बो किया। वांगजी के चेहरा तो मेंग्याओ को देखकर ऐसे भी गुस्से में ही हो जाता था और मेंग्याओ की भी यही हालत रहती थी, पर इस बार कुछ अलग था। मेंग्याओ के चेहरे पर वांगजी को देखकर भी स्माइल थी और उसने उसी स्माइल के साथ वांगजी की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, कल गलती मेरी थी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, पर अब मैं समझ चुका हूँ कि विंग तुमसे ही सच्चा प्यार करता है और अब मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगा। सो मुझसे नफरत करना छोड़ दो। जैसे ही वांगजी ने यह सुना, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो मेंग्याओ की तरफ देख रहा था। उसे थोड़ा डाउट हो रहा था कि क्या सच में मेंग्याओ सच बोल रहा है या बस कोई नाटक कर रहा है। मेंग्याओ कहीं ना कहीं वांगजी की आंखों को और उसके दिमाग को पढ़ चुका था। उसने एक स्माइल के साथ वांगजी से कहा, आई नो मुझ पर यकीन करना मुश्किल है, पर बिलीव मी, तुम्हारे अल्फा ने मुझे अच्छी तरीके से समझा दिया है कि वो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है और वैसे भी तुम दोनों सोलमेट हो। मैं बस बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुका था क्योंकि मैं भी विंग से सच्चा प्यार करने लगा था, पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने प्यार को छीनने के लिए या उसकी मर्जी के खिलाफ उसे अपने पास रखने के लिए कोई गलत कदम उठाएगा। मैं विंग की खुशी में ही खुश हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उसे ज़िंदगी भर खुश रखोगे और इसी बात से मैं हैप्पी हूँ। जैसे ही वांगजी ने यह सुना, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने मेंग्याओ की तरफ देखा और एक नोट करते हुए कहा, हाँ मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और डोंट वरी, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूँगा और कभी भी अपनी पास्ट की गलतियों को नहीं दोहराऊँगा। आई होप कि तुम्हें भी अपना रियल सोलमेट मिले और तुम भी अपनी लाइफ में हैप्पी हो। ये सुनकर मेंग्याओ के फेस पर भी स्माइल आ गई। उसने वांगजी को भी बो किया और वो भी वहाँ से चला गया।
अब लैन क्लैन में से लैन चिंगेजुन, लैन ई, लैन कुरैन, लैन सिचैन और लैन हुसैन उन सब ने भी विंग को बो किया और बाद में उन्होंने वांगजी से बात की और वो भी वहां से निकल चुके थे। अब वहां जियांग क्लैन बचा था। आज जियांग फेंगमियान, मैडम यू, जियांग चैंग और जियांग क्विन भी जाने वाले थे। हाँ, अब जियांग फेंगमियान जियांग चैंग को जियांग क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते थे क्योंकि अब विंग भी मैच्योर था और वो भी अपने क्लैन को संभाल सकता था। इसीलिए फेंगमियान भी अब अपने पोस्ट को अपने बेटे को देना चाहते थे और जियांग चैंग इस बात पर मान भी चुका था। इनफैक्ट जियांग चैंग ने लान वांगजी को भी एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि इस पूरे वक्त में उसने देखा था कि वांगजी कैसे उसके भाई के लिए पॉजिटिव बिहेव करता है और अब वो श्योर भी हो चुका था कि वांगजी कभी भी आगे से विंग को हार्म करने की कोशिश नहीं करेगा। जब जियांग चैंग ने ये फील किया था तब उसने भी वांगजी को माफ कर दिया था और उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। जियांग चैंग ने भी वांगजी और विंग को बो किया। जियांग चैंग और जियांग फेंगमियान, मैडम यू सब विंग से मिले और वो भी अब अपने क्लैन में लौट चुके थे। अब वे क्लैन में शुयांग और शाओ शिनचैन बचे थे जिन्हें भी निकलना था, पर विंग उन्हें जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि वो उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था। पर अब उनका भी वक्त खत्म हो चुका था क्योंकि जिस काम के लिए वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में आए थे वो कंप्लीट हो चुका था। इसीलिए उन्होंने भी विंग से फिर मिलने का वादा करके और विंग को और वांगजी को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वो भी वहां से जा चुके थे। अब वे क्लैन में सिर्फ वी वुशियान और वी जान बचे हुए थे और उनकी आगे की ब्यूटीफुल लाइफ। ऐसे ही वक्त गुजर गया। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत शांति थी क्योंकि वी वुशियान सारी चीज़ों को और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल कर रहा था। वो हर मायने में एक अच्छा किंग था और वांगजी भी अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से फुलफिल करना सीख चुका था। वो भी वी वुशियान के लिए परफेक्ट मेट बनके पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को विंग के साथ हैंडल कर रहा था। ऐसे ही 6 मंथ बीत चुके थे और एक दिन विंग को पता चला कि उसका ब्यूटीफुल मेट वी जान प्रेग्नेंट है। जैसे ही ये बात विंग ने सुनी थी उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। फाइनली विंग जो परफेक्ट फैमिली चाहता था वो अब सिर्फ उसका सपना नहीं बल्कि सच में उसकी रियल लाइफ में भी हो रहा था। जब से विंग को यह पता चला था कि उसका ब्यूटीफुल मेट प्रेग्नेंट है, उसने वांगजी को सारे कामों से फ्री करवा दिया था और वो बस वांगजी को रेस्ट करने के लिए ही कहता था। ये बात जैसे ही लैन क्लैन और जियांग क्लैन को पता चली थी, तुरंत ही मैडम यू और लैनी दोनों भी वे क्लैन में आ चुके थे और वो दोनों भी वांगजी की केयर करने लगे थे। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। वांगजी के मूड स्विंग्स, खाने की क्रेविंग्स और प्रेगनेंसी टैंट्रम से विंग बहुत परेशान भी होता था, पर वो अपने ओमेगा मेट को अच्छी तरीके से हैंडल भी कर लेता था। विंग वांगजी को बहुत अच्छी तरीके से पैम्पर करता था और वांगजी भी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश था। फाइनली विंग और वांगजी दोनों की भी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चल रही थी और 9 मंथ्स बाद उन दोनों के भी लाइफ में एक ब्यूटीफुल खुशी आई और उस ब्यूटीफुल हैप्पीनेस का नाम था वे युआन, जो विंग और वांगजी का हैंडसम ब्यूटीफुल अल्फा सन था। इस खबर से पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत ज्यादा खुश था। युआन बिल्कुल विंग और वांगजी की मिक्स कॉम्बिनेशन था। वो विंग की तरह क्लेवर था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था और इंटेलिजेंट भी था। वही वो वांगजी की तरह शांत भी था, पावरफुल भी था और बहुत ज्यादा नॉटी भी था। ऐसे ही उन दोनों की लाइफ बहुत ब्यूटीफुली चलने लगी थी। अब वांगजी मेंग्याओ और विंग के रिलेशनशिप को भी हैप्पीली एक्सेप्ट कर चुका था, जो एक फ्रेंडशिप बॉन्ड था। एक्चुअली उस दिन जब विंग की और वांगजी का बैंक्वेट था, विंग ने वांगजी को रूम में भेज दिया था और वो खुद वहां से निकल चुका था क्योंकि उसे मेंग्याओ से बात करनी थी। विंग भी मेंग्याओ के इंटेंशन जानता था, पर वो खुद
अपने एंड से सब कुछ क्लियर करना चाहता था। इसीलिए विंग उस दिन मेंग्याओ के रूम में गया था और उसने मेंग्याओ को बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, बहुत प्यार से, कि वो खुद वांगजी से कितना ज़्यादा प्यार करता है। कहीं ना कहीं मेंग्याओ सच में विंग से सच्चा प्यार करता था, इसीलिए वो भी विंग की खुशी में ही अपनी खुशी देख रहा था और उसने एग्जैक्टली वही किया जो सही था। उसने अपनी प्यार की खुशी के लिए अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया था और हैप्पीली विंग को उसके वांगजी के पास सौंप दिया था और बाद में उसने कभी भी विंग की तरफ उस नज़र से नहीं देखा, क्योंकि अब विंग सिर्फ वांगजी का अल्फा था। इस बात से वांगजी भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब उसकी लाइफ में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था और अब विंग सही मायने में बस सिर्फ उसका था, सिर्फ उसका अल्फा था, उसका सोलमेट, उसका प्यार और उसके क्यूट से लिटिल से बेबी का फादर भी। सो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये FF यही ख़त्म होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं अब एक लॉन्ग ब्रेक लेने वाली हूँ जो कम से कम 30 से 35 दिन का होगा, मतलब 1 मंथ से भी थोड़ा ज़्यादा। एक्चुअली वर्क की वजह से मैं आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ, जहाँ मुझे रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा। सो अब हम सीधा न्यू ईयर पे ही मिलेंगे, एक नए साल में एक न्यू स्टोरी के साथ। आई होप कि मेरी शियांग वांग फैमिली कोऑपरेट करेंगी और ऐसे ही आगे भी थोड़े इंतज़ार के बाद हम एक न्यू स्टोरी को स्टार्ट करेंगे, एक नए सफ़र पे फिर एक बार मिलेंगे। Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.